नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। देश में आम चुनाव की बिसात बिछने लगी है और हर पार्टी अपने अपने स्तर पर इसकी रणनीति बनाने में जुट गई है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक दशक के विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की सुधरती छवि से उत्साहित होकर 2004 का फॉर्मूला 2024 में आजमाना चाह रही है, जिसमें विपक्ष की एकजुटता के केंद्र में पार्टी बनी रह सके। वहीं समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसे दल एक बार फिर पिछड़ों की राजनीति पर लौटते दिख रहे हैं। इसी पर है आज की हमारी बड़ी बहस, मंडल, कमंडल और आरोपों का बंडल। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल से अधिक का समय हो, मगर हर पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। वैसे तो बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते उससे कोई खास चुनौती नहीं है, मगर वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए एक और जहां विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और यूपीए के 10 साल के शासनकाल की बीजेपी शासन से तुलना कर इसे लॉस्ट डिकेड बनाम इंडिया डिकेड कहा जा रहा है, वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को सक्रिय कर हिंदुत्व के एजेंडे पर भी पकड़ बनाए रखी जा रही है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 जैसे पहल उसकी नैया पार लगा देगी। वहीं कांग्रेस ने अडानी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, पुरानी पेंशन योजना जैसे मुद्दों को आधार बनाकर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उसे लगता है कि अगर अडानी के मुद्दे को उसने ढंग से एनकैश कर लिया तो आम आदमी के हितों की कीमत पर कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का जो आरोप वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लगा रही है, जनता उसे गंभीरता से लेगी और उसे चुनावी फायदा होगा। जहां तक विपक्ष की एकता का सवाल है, कांग्रेस ये चाहती तो है, मगर 2004 के मॉडल पर, जिसमें इसका नेतृत्व उसी के हाथ में रहे। मगर टीएमसी, बीआरएस जैसे दलों को उसकी ये जिद पसंद नहीं आ रही है और वे अपना अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी जैसी मंडल की राजनीति करने वाली पार्टियों को ये बात समझ में आने लगा है कि उनकी राजनीति दलित और पिछड़ों की काट के बाहर शायद स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए वे अपना एक अलग गठजोड़ बनाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ की बात भी कह चुके हैं। इन सब से अलग एक फैक्टर आम आदमी पार्टी भी है, जो कांग्रेस के कमजोरी पर ही निशाना साधकर अपने की तीसरे राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित करना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो आम चुनावों के पहले जिस तरह से सभी पार्टीज अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रही हैं, अपने इश्यूज लेकर चल रही हैं, इसी पर हमारी आज की खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े होंगे। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा, बीजेपी नेता राजकुमार राठी और नोएडा से वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र जी आपसे ही, जिस तरह से 2024 की विसात बिछ रही है, हम सीधे तौर पर देख रहे हैं कि बीजेपी इस बात के प्रति आश्वस्त है कि हिंदुत्व का कार्ड, राम मंदिर, आर्टिकल 370, इस तरह की जो मुद्दे लेकर वो चल रही है वो उसे तो फायदा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, साथ में जो विकास का एजेंडा जिसको वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है देश का, उसे भी लेकर चलेगी। आपके तर्कश में आरोपों के तीर हैं, आप कैसे मुकाबला करेंगे 2024 में मोदी की चुनौती का? अभय जी, दरअसल में भारत की जो राजनीति है वो बहुत हद तक भावनाओं पर आधारित होती है जी। अभी तक के हमारा लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि उसमें किसी नीतिगत या विकासगत जो मूल्य हैं या जो धारणा है उसके ऊपर मतदान हो। भारतीय जनता पार्टी इन भावनात्मक मुद्दों को बहुत ही तत्परता के साथ और त्वरित गति से पिछले 10 साल में उसको लोगों ने लागू किया है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिला है। मगर मैं एक बात कह सकता हूं जी
कि किसी भी व्यक्ति को, किसी को गोलगप्पे कुछ समय तक अच्छे लग सकते हैं, चाट मसाला से या डोसा से उसका पेट नहीं भरता, उसको अंततः चावल दाल सब्जी रोटी की ओर जो उसका दैनिक भोजन है उसकी ओर वापस आना पड़ता है। तो हिंदुत्व के मुद्दे पे या अन्य मुद्दे पे जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनको सफलता भी मिली, मगर इसके साथ साथ उन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए, जैसे कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर वो वापस आ जाए तो एक एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपए मिल सकता है। ये उनका कहना था। आज तक देश को बताया नहीं कि काले धन के बारे में क्या हुआ, किसके पास काला धन है, क्या कार्रवाई हुई, कितना रुपया वापस आया, ये देश जानना चाहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बारे में कभी बात करते नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी वार्षिक दर पे, मगर उल्टा हुआ ये है कि कोरोना काल से लेकर आज तक के करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, करोड़ों उद्योग, लाखों उद्योग बंद हुए हैं। तो ये एक आर्थिक बदहाली की स्थिति अलग है। तीसरी बात, जो उन्होंने किसानों की आमदनी दुगुनी करने का आश्वासन दिया था और एक कानून बना करके लाया किसानों के संबंध में, उस कानून का क्या असर हुआ आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसानों ने पूरे दिल्ली को घेर लिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शायद पहली बार किसी अपने विधेयक को वापस लेना पड़ा। इसमें किसानों की बड़ी सफलता मिली। ये 4 जो मुद्दे जिस समय 2014 के मुद्दे हैं जी। फिर 2019 में आ जाइए। 2019 में न उन्होंने नोटबंदी पे वोट मांगा, 2 योजना लागू किया है अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक नोटबंदी लागू किया है और एक जीएसटी लागू किया है। तो अगर वास्तविक में इनमें सफलता मिली है तो इसके आधार पर उनको वोट मांगना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई हमने नोटबंदी लागू किया है और देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, तो आप नोटबंदी के लिए हमको वोट दीजिए। या हमने जीएसटी लागू किया है, अब देखिए उद्योग धंधे कितने पनप गए हैं, इसके लिए हमको वोट दे दीजिए। या फिर महंगाई का उन्होंने एक आश्वासन दिया था, तो बता दें पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, अब आप हमको वोट दीजिए। गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए, इसलिए वोट दीजिए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, धारा 370 लागू किया कश्मीर में, शांति बहाली की बात हुई थी, शांति बहाली का अभी तक पता नहीं है। आज भी कश्मीरी पंडित जो बचे हुए हैं वो मारे जा रहे हैं। अब देश की सुरक्षा के संबंध में 1 के बदले 10 सिर की बात हुई थी, तो अगर आज आप देखेंगे तो चीन के संबंध में तरह तरह की बातें हैं, कभी स्पष्ट रूप से कोई बात आता नहीं और लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं कि चीन में बड़ी लंबी घुसपैठ चीन ने कर लिया है। यानी सुरेंद्र जी ऐसा मतलब आप ये मानते हैं कि भले ही बीजेपी कोई भी मुद्दा लेकर चले, जो रियली मुद्दे हैं, जो आम आदमी के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने का लाभ आपको मिलेगा। इस पर राठी जी की एक प्रतिक्रिया जरूर लेते हैं। राजकुमार राठी जी, पिछले काफ़ी समय से 9 वर्षों से बीजेपी जो एक मुद्दा लेकर चल रही है वो यूपीए का जो शासनकाल है उसको कहती है लॉस्ट डिकेड वर्सेस इंडिया डिकेड। उसका कहना है कि 10 साल का जो यूपीए का शासनकाल 2004 से 14 तक रहा, उस दौरान देश का विकास नहीं हुआ बल्कि भ्रष्टाचार में देश जो है आकंठ डूब गया। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर उसको न केवल खत्म किया है बल्कि देश को के विकास को गति दी है। क्या आपको लगता है ये मुद्दा आपके लिए काफी है विकास का मुद्दा, या आपके जो आनुषंगिक संगठन बीजेपी के हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रहे हैं वो आपके लिए जीत का बड़ा मंत्र बनेगा? अभय जी, जी आवाज आ रही है मेरी? जी मिल रही, आप बोलिए। जी अभय जी, देखिए 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार देश में रही और कितने घोटाले हुए, 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। आज भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की 8 साल की सरकार हो गई। मेरे साथी प्रवक्ता बता दे, एक भी घोटाले का आरोप इस सरकार पर लगा है। देश का प्रधानमंत्री अपने पैसे से राशन की व्यवस्था करता है, अपने पैसे से अपने कपड़े की व्यवस्था करता है। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री निवास में नहीं रहता। यहाँ तक उनकी माँ भी गुजरात में अपने घर में 10 बाई 10 के कमरे में रहती थी और उनकी माँ का जब निधन हुआ तो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नगर निगम के वाहन में अपनी माँ के शव को लेके जाता है। ये अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। रही विकास की बात, 2014 से जब से देश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद पार्टी की सरकार बनी है, आप देखिए पूरे देश में
जो रोड की दूरी थी, आज नेशनल हाईवे को आप देखेंगे कितना डिस्टेंस कम हो गया है। जगह जगह जो है सीसी रोड, जगह जगह फ्लाई ओवर, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये जो बन रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है। रही महंगाई की बात, तो कांग्रेस की जब सरकार थी 60 रुपए का सिलेंडर 600 रुपए इन्हीं के शासन में हुआ था। 10 गुना महंगाई इन्हीं के शासन में बढ़ी थी। लेकिन उस समय जो 20,000 रुपए जमीन की कीमत थी, आज 20 लाख रुपए कीमत हो गई। और सिलेंडर अगर 600 का 900 रुपया हो गया, लेकिन देश की छवि पूरे विश्व में, भारत की छवि जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनी है, तो वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में बनी। जब 2004 से 14 देखेंगे तो मैं एक सीधा सवाल राजकुमार जी, जो आप वोट मांगने जाएंगे तो देश की मजबूत छवि के आधार पर मांगेंगे, विकास के आधार पर मांगेंगे, या हिंदुत्व के आधार पर? राम मंदिर को लेकर जाएंगे, विकास को लेकर जाएंगे, कि देश की मजबूत छवि को लेकर? विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके नेतृत्व में 265 योजनाएं चल रही। आज किसी ने कल्पना नहीं की थी अभय जी कि देश के 65 करोड़ गरीब का जन धन खाता में खाता खुलेगा और वो बैंक जाएंगे। जो लोग कई बैंक के दरवाजे में चढ़ते थे। चलिए राजकुमार जी को भरोसा है कि जो काम हुए हैं नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, उससे बीजेपी जो है अगला जो चुनाव आ रहा है उसे भी जीतने में सफल रहेगी। सुरेंद्र जी, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी की चुनौती की बात करते हैं, तो कांग्रेस के सामने कठिनाइयां निश्चित तौर पर हैं, क्योंकि एक समय है जबकि एक पार्टी बहुत सशक्त होकर रहती है। देश के कई राज्यों में अगर उसकी सरकार है, तो आपके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि विपक्ष को एकजुट भी करना है और अपना नेतृत्व बनाए रखना है। बार बार ये बात की जाती है कि 2004 के मॉडल पर कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, यानी कि नेतृत्व उसके पास हो और बाकी पार्टियां उसका साथ दें। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की ये जो चुनौती है, जो उसके स्पष्ट मुद्दे लेकर चल रही है, उसके सामने आपकी ये कोशिश सफल होगी? सफल होना पड़ेगा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी दल, क्षेत्रीय दल हो चाहे राजनीतिक दल है जी, अगर वो देश के बारे में सोचते हैं, देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में सोचते हैं, तो एक तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत सबको आना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखेंगे तो लगातार ईडी है या सीबीआई है या सेंट्रल के जितने भी जिस प्रकार की एजेंसियां हैं, वो गैर भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से दबंगई कर रही हैं, जिस तरह से उनको दबाने की कोशिश कर रही है, ये सारी चीजें इस बात के लिए, चाहे भारत का निर्वाचन आयोग हो, चाहे भारत का रिजर्व बैंक हो, चाहे भारत की जितनी भी संसदीय प्रणाली हो, इन सारी चीजों को जिस तरह की चुनौती पिछले 8 सालों में 9 सालों में मिली है, इसको अगर आज विपक्ष नहीं समझता, कांग्रेस का तो जहां तक सवाल है, कांग्रेस तो अपनी लड़ाई लड़ ही रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने हमेशा अगर मोदी जी के किसी विषय को चुनौती दी है, किसी विषय को उठाया है। अब जैसे अभी मान लीजिए, हमारे मित्र बहुत सारी बातें कह रहे थे, मैं बहुत सारी बात नहीं कहता। माननीय मोदी जी बहुत ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति है, अच्छी बात है। वो बड़े अपने पैसे से कपड़े खरीदते हैं, ये भी अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, या देश भी जानना चाहता है कि हिडनबर्ग ने एक आरोप लगाया। अगर हिडनबर्ग गलत है तो हिडनबर्ग के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि नहीं? देश की इज्जत घटती है। और अगर हिडनबर्ग सही है तो सीबीआई, स्टेट बैंक और जो भारतीय जीवन बीमा निगम का पैसा लगा है, उस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश में सवाल ये है कि आप जो कोई भी आदमी कुछ कराहने भी लगे तो आप जोर से बाजा बजाने लगे, इससे उसकी कराह नहीं बढ़ जाती, उससे उसकी तकलीफ नहीं घट जाती, उससे उसकी पीड़ा समाप्त नहीं हो जाती। तो इन सब चीजों के प्रति जवाबदारी सरकार की बनती है। और मैं समझता हूं कि कम से कम विपक्ष में इतनी बुद्धि तो अवश्य है कि अगर हम बटे रहे, अगर अलग अलग विभाजित रहे, अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस के जितने भी वोट बैंक है उन्हीं का सबका बंटवारा हुआ है। क्षेत्रीय दल जहां जहां आए हैं या जिन लोगों ने अलग अलग पैकेट बनाए हैं, इसका फायदा ही बीजेपी को या किसी भी रूलिंग पार्टी को उसका फायदा तभी मिलता है जब विपक्ष के वोट आपस में बटे रहते हैं। मेरे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, एक चीज जो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मैं 2 बातें आपसे समझूंगा। पहले तो ये कि जो अडानी का मुद्दा उठाया गया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, आज भी हमने देखा कि संसद के बाहर निकलकर 18 विपक्षी दलों के सांसद जो हैं एक कतार में निकलते हैं, और भले ही वो कांग्रेस के साथ एक फ्रंट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, लेकिन इस मुद्दे पर उसका साथ देते हैं और उसका विरोध प्रकट करने के लिए ईडी ऑफिस तक जाते हैं। वो पूरे देश ने देखा है। तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस
बाकी के विपक्ष को अपने नेतृत्व में या अपनी अगुवाई में एकजुट करने में सफल रहेगी मोदी की चुनौती में? धन्यवाद अमित जी, अभय जी। सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे देश में इस समय जहां जहां विपक्ष की सरकार, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक ही उनके गिरफ्त में आया है। कोई भी नहीं चाहता कि कांग्रेस उनके साथ उनके प्रदेश में मजबूत हो, चाहे वो दक्षिण की बात हो, चाहे वो उत्तर भारत की बात हो। तो सबसे बड़ी बात है कि सब अपने अपने किले में मजबूत करना चाहते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, चाहे डीएमके की बात हो, सब जगह सब लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात आपने बताई अभी, पिछड़ों की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार और अखिलेश यादव और लालू यादव तीनों एकजुट होकर बिहार और उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया जाए। लेकिन वहां पर बसपा एक अलग पार्टी होगी जो किस तरीके से सपा के ही वोट बैंक में सेंध लगाएगी, और कांग्रेस के साथ, क्योंकि पहले सपा का कांग्रेस का गठबंधन हो चुका था और अब वो उनके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर, क्योंकि सब जगह जांच चल रही है, कहीं ना कोई ईडी के और सीबीआई के दायरे में आ रहा है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो एक छतरी के नीचे आ जाएं इस मुद्दे पर। लेकिन जब राजनीतिक अस्तित्व की बात आती है तो वो एक अपना अपना अलग दायरा बना के चलने की कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि चुनाव के बाद अगर यूपीए की स्थिति मजबूत होती है तो वो धीरे धीरे एक साथ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले। बिल्कुल, ये बात जो विनोद जी आपने कही ना, ये दुविधा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू कहता है कि उत्तर प्रदेश में हम सपा के साथ रहेंगे, और साफ साफ कहते हैं कि सपा के नेतृत्व में ही यूपी में जो भी आगे जो सियासी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी को जेडीयू के साथ होने से फायदा जरूर मिलेगा, भले ही जेडीयू ने अभी तक कोई भी सीट ना जीती हो, लेकिन वो जो 5-6% कुर्मी वोट बैंक है उसका फायदा उसको जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जब कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनाने की बात आती है या एक फ्रंट बनाने की, जो नीतीश बार बार कहते भी हैं कि बिना कांग्रेस के कोई विपक्षी एकता नहीं हो सकती, तो दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में भी समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा रखती है। उधर बहुजन समाज पार्टी साफ कह चुका है किसी के साथ गठबंधन नहीं, सारी सीटों पर हम जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये जो दलित वोट बैंक की एक जो तीसरी राजनीति चल रही है, एक तरफ बीजेपी का अपना एजेंडा है, कांग्रेस का एक अलग प्रयास चल रहा है मोदी का मुकाबला करने का, और जो पार्टीज हैं जो मूलतः दलितों, पिछड़ों, ओबीसी और महादलितों की राजनीति करती है, यानी आरजेडी, जेडीयू, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे दल, वो आपस में भी एक होते नहीं दिखते। तो क्या मोदी को इसका फायदा ही मिलेगा? बिल्कुल, जितनी जगह वो वोटों का बिखराव होगा उसका जो बीजेपी हिंदुत्व के जरिए ध्रुवीकरण करेगी उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आप एक अंदाजा लगाइए कि एक तरफ बीजेपी अपने आध्यात्मिक एक विकास के जरिए, चाहे वो केदारनाथ हो, उसके बाद वाराणसी हो, फिर अयोध्या हो, उज्जैन हो, ये इनका जो जिस तरीके से विकास कर रही है वो एक तरीके से ध्यान पूरे देश में, क्योंकि आपने जानते हुए दक्षिण भारत में धर्म को बहुत महत्ता दी गई है। वहां जितने भी आपने देखा होगा धार्मिक स्थान पर भीड़ भाड़ बहुत होती है, और अभी जो वाराणसी में इन्होंने तमिल संगम किया था वो एक इसी तरह का था कि ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। साथ के साथ जो विकास की जो बात आपने कही थी, जो विकास की राजनीति है, वो नितिन गडकरी ने जैसे दिल्ली से मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे बनाया है, वो 6 राज्यों की वोट बैंक को प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है, दिल्ली से निकलकर हरियाणा, राजस्थान, उसके बाद गुजरात है, महाराष्ट्र है, इस तरह के जो राज्यों में से निकल के जा रहा है, तो जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, और खासतौर पर ऐसी जगह पर जहां कभी जाने की साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, और पिछले 8-10 साल में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो एक अलग बात है। सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो है खाद्यान्न योजना, जो उन लोगों को दी गई है जिनके पास खाने, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, और वो हर राज्य में दी गई है। तो वो जो योजना है वो सबसे ज्यादा कारगर है, और वो ही केंद्र सरकार के जो योजनाओं को मजबूत करेगी। जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन पर वाकई इसका असर पड़ेगा। सबसे पहला असर होगा महंगाई का। महंगाई आम आदमी पर असर डालेगी निश्चित रूप से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेट की जो पेट्रोल वगैरह या डीजल या गैस है, उनकी जो
वेट की दरें हैं या जीएसटी की दरें हैं, उनको कम करना वो राज्यों की सहमति से ही तय होता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि राज्य उस पर थोप दें कि नहीं ये केंद्र ने लागू किया। जो विरोध करें, तो जो आपने अगर देखा, जैसे राजस्थान है, पेट्रोल डीजल की जो दरें वेट की वहां पे वो इतनी ज्यादा हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है वहां महंगा ही होगा। अगर पूरे देश में कॉमन वेट की दरें पेट्रोल डीजल में लागू हो जाए तो राज्य आरोप ही नहीं लगाएंगे, लेकिन चूंकि रेवेन्यू का मामला है। इसी तरीके से पेंशन का, जो पुरानी पेंशन वाला मामला है, वो पूरे देशव्यापी होगा, क्योंकि कुछ राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो ये पुरानी पेंशन बीजेपी के गले की फांस बनेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन से लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं हर राज्य में और उनके साथ उनके लाखों परिजन भी जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो प्रभावित करेगा। और हमने देखा भी है कि जहां कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन वर्सेस न्यू पेंशन में ओल्ड पेंशन को तरजीह दी है, वहां कांग्रेस को उसका फायदा मिल रहा है। राजकुमार जी, अगर आपसे ये मुद्दा मैं इस पर बात करना चाहूं तो निश्चित तौर पर आपके पास विकास का एक बड़ा एजेंडा है, लेकिन अगर लोकसभा में आप 300 सीटें जीतने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं तो कुछ राज्यों में आपको परेशानियां तो साफ दिख रही हैं। आप उड़ीसा की बात करें तो बीजू जनता दल का जो वर्चस्व है उसको आप नहीं तोड़ पा रहे। पश्चिम बंगाल में आपने भरपूर कोशिश की लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ को नहीं तोड़ पाए। बिहार में आपकी गठबंधन के साथ सरकार थी लेकिन वहां छिटक कर जेडीयू जो है वापस आरजेडी के साथ हाथ मिला बैठता है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आज भी सशक्त दिखाई देते हैं। तो अगर देश के बहुत बड़े हिस्से में एक के बाद एक राज्य में जहां सैकड़ों सीटें आती हैं लोकसभा की, वहां अगर आपके पक्ष में माहौल नहीं है तो कैसे जीतेंगे लोकसभा का ये चुनाव और कैसे 300 का आंकड़ा पार करेंगे? देखिए अभय जी, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं जी। नवंबर 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ राज्य का। हम लोगों ने 68 सीट हारी। वही 5 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस 68 में से 65 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की और 11 लोकसभा में 9 लोकसभा को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये आप जो बता रहे हैं, ये जो स्टेट जो है, ये सब लोकल विषय पर इनकी सरकार है। लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो हर मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनना पसंद करता है, क्योंकि उनको मालूम है देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। जो मैं समझता हूँ 24 घंटा अगर किसी की चिंता करता है तो देश के नागरिकों के लिए चिंता करता है। और देश में अनेक योजनाएं, मैं समझता हूँ कांग्रेस जहां से सोचना बंद करती थी वहां से सोचकर मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं लाई है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी अभय जी, और एक बार उनको ट्रेन से जाना पड़ा था, तो उन्होंने जब रेलवे ट्रैक के किनारे महिलाओं को शोच करते हुए देखा तो उनका बयान आया था कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत करने के लिए मजबूर है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। इस बात को महसूस किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और घर घर में सुलभ शौचालय योजना के माध्यम से घर घर में सुलभ शौचालय बनाने का काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोदी जी ने किया। आपको याद होगा अभय जी, देश में और रायपुर राजधानी में अनेक गांव थे पूरे देश में जहां महिलाएं शाम होने का इंतजार करती थी कि शाम होगी तो हम गांव के किनारे, सड़क के किनारे जाके शौच करेंगे। ये स्थिति पूरे देश में थी। और हमारी माताओं बहनों को की जो है इज्जत की किसी ने चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री ने की। यानी आपका राजकुमार जी, आप ये मानते हैं कि आम आदमी की चिंता करने वाला नरेंद्र मोदी जो एक प्रधानमंत्री हैं, जो बीजेपी का भी नेतृत्व कर रहे हैं और देश का भी, उन पर लोगों को भरोसा जो है वो कायम रहेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके किए गए काम पर आपको उसका फायदा मिलेगा और आप सत्ता में प्रबल बहुमत के साथ लौटेंगे। सुरेंद्र जी, अगर हम बीजेपी से हटकर थोड़ा बात करें और विपक्षी एकता की बात करें, जो कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में अगर विपक्षी दलों को जोड़कर चलते हैं तो ही बीजेपी की चुनौती का सामना करना ज्यादा सहज होगा। अब वहां हमें जो 2 फैक्टर दिखते हैं उस पर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। एक ये कि तृणमूल कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति जैसी जो पार्टीज हैं वो कांग्रेस के बिना एक गठबंधन की बात कर रही हैं कि केसीआर और ममता बनर्जी, आप जानते हैं कि दोनों का जो गठजोड़ है वो अलग तरीके से चल रहा है। ममता बनर्जी तो ये तक मंसूबा पाले बैठे हैं कि 40 से अधिक अगर सांसद उनके हुए तो प्रधानमंत्री के रूप में दावेदारी पेश करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है आम आदमी पार्टी का, जो धीरे धीरे घुसपैठ करती जा रही है एक राज्य से दूसरे राज्य में, और इसको भी कांग्रेस के साथ उसके आने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, इसके रहते विपक्षी एकता को आप कैसे लागू करेंगे? नहीं, ये मैं आपको बताया कि दरअसल में देश की एक आवश्यकता है जी। आप याद कीजिए 1977 में तमाम जो दल हैं जब चुनाव हुआ तो ऐसे
कम्युनिस्ट पार्टी से लेके जनसंघ तक तमाम ऐसे सब सारे दल इकट्ठे हुए थे। वो राष्ट्रीय आवश्यकता उन्होंने महसूस किया और वो इकट्ठे हुए। आज वास्तविक में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आवश्यकता इस बात की है कि सारे विपक्षी दल कुछ चीजों के लिए तो कम से कम एक हो जाए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसका नेतृत्व रहेगा, ये बात की बात है। पहले ये तय करने की आवश्यकता है कि ये देश जाएगा किस दिशा में। क्या इसी तरह से जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह के लोकतांत्रिक परंपराओं का, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है और एक तरह से अघोषित किस्तों में जो इमरजेंसी लगी है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो ये बड़ी दिक्कत वाली स्थिति होगी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो भावनात्मक जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, उसका सामना अभी आने वाले समय में करना पड़ेगा। हमारे मित्र बोल रहे थे, राठी जी, इतना शौचालय बना। भारतीय जनता पार्टी कभी कहती थी जहां सोच वहां शौचालय। तो सोचने की बात है कि इस मुद्दे पे उन्होंने वोट क्यों नहीं मांगा। उन्होंने तो कभी आकर के किसी कैंपेन में मैंने नहीं सुना कि भाई हमने आपके लिए शौचालय बनवाया, हमको वोट दीजिए। नहीं, वो तो कहेंगे पुलवामा में सैनिक शहीद हो गए और शहीदों के लिए शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना है तो आप वोट दीजिए। ये इस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चलाती है और अभी तक तो वो सफल है। इस बात को स्वीकार करने में मेरे को आपत्ति नहीं है कि इसको अभी तक तो उन्होंने अपने इस एजेंडे को बिल्कुल जब गिनाने की बारी आती है तो अपने काम गिनाए जाते हैं, लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो राष्ट्रीय गौरव को जगाने की स्ट्रेटेजी बीजेपी लेकर चलती है। विनोद जी, समय चूंकि समाप्त हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे पर्टिकुलरली जरूर चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक समय ब्राह्मणों का वोट कांग्रेस को मिला करता था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे ही जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका भी बंटवारा हो गया, यादव वोट बैंक का भी बंटवारा हो गया। अब 80 सीटें अगर लेकर आप चलते हैं और वहां सफल नहीं होते हैं तो देश में केंद्र में सरकार बनाने का सपना थोड़ा कठिन काम होता है। इस बार कांग्रेस क्या करने जा रही है ऐसा उत्तर प्रदेश में जिससे उसको थोड़ी सफलता मिल सकती है? देखो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा गंभीर प्रयास नहीं किया जिससे यह कहा जा सकता हो कि कांग्रेस में मजबूत हो रही है। जी, कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब होती गई है और आपने 2022 में सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधायक उनके चुने गए और 1 लोकसभा 2019 में जीती थी कांग्रेस ने। तो कांग्रेस तो वहां पर ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां पर वो एक अपने को हासिल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रख सकती हो। लेकिन ये जरूरी है कि वो इस बार गठबंधन क्या करेगी, क्योंकि बसपा किसी से गठबंधन करती नहीं है और सपा के साथ उनका गठबंधन फेल हो चुका है कांग्रेस का। हो सकता है जैसे बिहार में आपने बताया कि जनता दल यू और आरजेडी के साथ साथ सपा इनके साथ जुड़ रही है और वहां कांग्रेस भी साथ में। हो सकता है कांग्रेस के जरिए, नीतीश कुमार के जरिए अखिलेश यादव कांग्रेस में फिर एका हो और कुछ सीटें दें। ये जरूरी बात है कि ध्रुवीकरण के जरिए वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकती है समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर एकता नहीं होती है और बिखराव होगा तो कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होनी नहीं है, साथ में बिहार में भी हो सकता है कांग्रेस छिटक जाए, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं है अभी। लेकिन यह जरूरी सी बात है कि केंद्र में जब भी राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो बिना राष्ट्रीय पार्टी के देश में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं सकते, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की स्थिति बिल्कुल एक हम बड़ी देख चुके चिंता हैं। जो है, बिल्कुल विनोद जी, जो सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि अलग अलग राज्यों में छत्रप जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा दल अभी भी नहीं दिखता जो कि पूरे देश में अपनी उपस्थिति रखता हो। वो दल आज भी कांग्रेस ही दिखाई देता है बीजेपी के सामने, और शायद यही कारण है कि हम संसद में भी जब देखते हैं तो प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया हमेशा राहुल गांधी के लिए ही होती है, किसी और दल पर उनकी कोई सीधी तल्ख टिप्पणी नहीं होती। क्योंकि ये चर्चा वैसे बहुत विशद है और हम इस पर जितनी भी बातचीत करें कम है, क्योंकि इतने राष्ट्रीय महत्व का विषय है, लेकिन चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए मुझे ये चर्चा यहीं खत्म करनी पड़ रही है। आप तीनों जुड़े और इस महत्वपूर्ण मसले पर अपनी राय दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के परिदृश्य की, कि कौन सी पार्टी किस तरह की स्ट्रेटजी लेकर चल रही है और क्या वो सफल होगी। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।